असली मुद्दे क्या हैं और चौथे चरण की पूर्व संध्या पर जहां पे चुनाव आके टिक गया है, उन मसलों को क्या जनता एक्सेप्ट कर रही है? क्या असली मुद्दे यही हैं? इस पर आज चर्चा करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मैं वरिष्ठ मेहमान परिचय कराता हूँ आपका, सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी, शेखर अय्यर सर और प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आपसे शुरू करते हैं आज। अब देखिए, कहाँ पहले चरण के पहले से जो माहौल शुरू हुआ था चुनाव का, वो अब चौथे चरण की पूर्व संध्या पर कहाँ पहुंच गया है? हिंदू मुस्लिम, रंग भेद, नस्ल भेद, राम मंदिर, वोट जिहाद, मुस्लिम आरक्षण। मुस्लिम आरक्षण एक्चुअली 3 इशू हैं इसमें, मुस्लिम भी है, आरक्षण भी और मुस्लिम आरक्षण भी है, और दलित ओबीसी का हक। थोड़ा अलोकप्रिय सवाल है, जनता सुन के इसको कहेगी कि पता नहीं एंकर क्या बोल रहा है, लेकिन क्या ये ही असली मुद्दे हैं जिस पर लोग मतदान करते हैं और वो लोगों को अपील करते हैं जहां चुनाव अब पहुंच गया है, या कोई दूसरे इश्यूज हैं जिस पर लोग मन बनाते हैं, इशू करते हैं? क्योंकि ये हर चुनाव में हम लोग देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब इन विषयों पर सारे राजनीतिक दल टूट पड़ते हैं। अब इस बहस में पढ़ना बेकार है कि किसने शुरू किया, फिर वो बहुत लंबी कहानी बनाएगी, लेकिन ये जो मसले अब खड़े हुए हैं, इसको अवधेश जी आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मुद्दे जो खड़े हुए हैं अब, ये तो कहना मेरे हिसाब से आंशिक सत्य हो जाएगा। ये मुद्दे थे। जब मुद्दे होते हैं तभी कोई भी राजनीतिक दल उसके लेके सामने आती है। आप 1990 के दशक से देखेंगे, जब भारतीय राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट हुआ, परिमाणात्मक परिवर्तन हुआ, तो उसके पीछे क्या था? भारतीय जनता पार्टी अगर 84 के 2 सीटों से 89 में अगर 89 सीट पर पहुंची है, 1991 में 119 पर पहुंची है, 1996 में 161 पर पहुंची, 1998 में 182 पर पहुंची है, तो उसके पीछे मुद्दे क्या थे? दूसरी पार्टियों ने इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार को, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी और सेकुलरिज्म के नाम पर जो एक्सट्रीमिज्म था, जो फंडामेंटलिज्म खड़ा हुआ सेकुलरिज्म के नाम पर, एक अतिवाद सेकुलरवाद जो खड़ा हुआ था, उसके विरुद्ध देश में प्रतिक्रिया थी, जिसको कोई आवाज देने वाला नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने 1986 के पालमपुर अधिवेशन से जब इसको आवाज दी है, तो धीरे धीरे भारत के लोग उसके साथ खड़े होने शुरू हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी उस रूप में उसको आगे नहीं ले जा सकती, क्योंकि भारत की राजनीति में जो विविधताओं भरी संस्कृति है, उसमें थोड़ी कठिनाइयां पैदा हुई। इसलिए आज ये अगर हम मानते हैं कि ये इशू नहीं है, नरेंद्र मोदी को गुजरात में नरेंद्र मोदी को खलनायक बनाने के 2002 के दंगों के बाद किन लोगों ने अभियान शुरू किया? देश से दुनिया तक, अमेरिका तक से वीजा कैंसिल कराओ, यहां से 150 सांसदों के हस्ताक्षर जाते थे कि अमेरिका में आने मत दो, सच्चर कमीशन बना है, ये तीस्ता शीतलवाद को लेके अलग अलग मुकदमे हो, गुजरात से मुकदमे फलाने जगह ट्रांसफर करो, अमित शाह को जेल में डालो। तो ये इशू क्यों उठाया गया था? यही ना कि ये दोनों मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिमों का कत्लेआम कराया है। उसके विरुद्ध देश में रिएक्शन था, जो रिएक्शन 2014 में प्रकट हुआ। 2019 में भी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से कुछ दिनों में असहिष्णुता और मॉब लिंचिंग फलाना पूरा कर करके अयोध्या के इशू को उसी प्रकार से उछाला गया था। तो ये मुद्दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है, देखिए 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में जो मेरे पास आंकड़े हैं, 6,56,000 स्थानों पर 9,38,000 कार्यक्रम 22 जनवरी को हुए थे। और मुझे तो ऐसे लोग जो राम मंदिर के विरोधी थे, उन लोगों ने फोन किया कि मैं जहां हूं, शहर के गली गली में भव्य शोभा यात्राएं निकल रही है, कीर्तन हो रहे हैं, भगवे झंडे लगे, एक वातावरण बना था। तो राम मंदिर तो मुद्दा रहा ही है। वो मुद्दा इसलिए पीछे चला गया था कि आप अगर मान लीजिए कर्पूरी ठाकुर को, चरण सिंह जी को जब आप भारत रत्न देते हैं, तो फिर वो कई प्रकार से सामाजिक न्याय, कास्ट, आरक्षण पर चीजें आ गई और घुलने लगी थी। अब ये जो रिपोर्ट है जिसकी आपने चर्चा की है, देखिए ये रिपोर्ट चुनाव के समय ही लाना चाहिए था। अब पहले लाएंगे बाद में लाएंगे तो 167 देशों की इसमें स्टडी है। इसके
फैक्ट्स पर कोई कहे कि ये फैक्ट्स गलत है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। अगर भारत ने इसको अभी तक प्यू रिसर्च, बाकी दुनिया के देश इसकी स्टडी कराते थे, यूनाइटेड नेशन स्टडी कराती थी, पहली बार भारत के एक मान्य संस्था ने, सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बता दिया है और आंकड़ों के साथ बताया है कि दुनिया में हिंदू और जो दूसरे समुदाय हैं, वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे बौद्ध हो, वो जहां जहां बहुमत में है उनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अनुपात में घटी है। लेकिन दुनिया में जो मुस्लिम देश हैं उनकी आबादी बढ़ी है, भारत में भी है, पाकिस्तान बांग्लादेश में तो एक्सट्रीम में बढ़ा है, लेकिन भारत में आकर के जो है अब धीरे धीरे वो स्टेबलाइज हुआ। हालांकि 24%, 29% हर 10 साल में वो बढ़ोतरी दिखाई गई है। तो इसके मायने क्या है? क्या भविष्य में आने वाले समय में अगर इस्लाम मानने वाले लोगों की इतनी संख्या बढ़ेगी तो जो मुस्लिम देशों की पॉलिसी है उसका दुनिया पर क्या असर होगा? दुनिया की सभ्यताओं पर, संस्कृति पर, भाषा पर, दूसरे रिलीजन पर, ज्ञान पर, विज्ञान पर, दुनिया के जो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो इंटरनेशनल सिस्टम्स, उन सब पर क्या असर होगा और भारत में क्या असर होगा, इस पर बहस होनी चाहिए। और एक अच्छा है मुस्लिम आरक्षण का। देखिए, जब हम सब लोग जानते हैं कि संविधान सभा में मुस्लिम आरक्षण की बात आई थी, लेकिन उसमें था कि रिलीजन के आधार पर हम नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया है उसमें सभी को दिया, क्योंकि आर्थिक आधार पर हमारे नहीं था, उसमें मुसलमान भी शामिल है। वो एक सिस्टम के तहत आया है कि उसमें हिंदू मुसलमान सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो पिछले दरवाजे से दूसरे तरीके से जो आरक्षण की व्यवस्था है, वो आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने जगह जगह देखी, आंध्र प्रदेश में देखा है, कर्नाटक में देखा है, और आज तो हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में 179 पिछड़ी जातियां हैं, जिसमें 118 मुस्लिम समुदाय के हैं, केवल 61 जाति जो है हिंदुओं की है। राजस्थान में, कर्नाटक में या बंगाल में ऐसे राज्य हैं जहां हिंदुओं के पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मेजोरिटी जा रहा है वहां। तो ये इशू तो होना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार से जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने पूछा कि मुस्लिम जातियां या हिंदू जाति कहां गई, उन्होंने लिखित दिया है कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। तो ये अवधेश जी एक चीज और, अवधेश जी निगेटिव रूप में लेने की जरूरत नहीं। एक वर्ड आपने यूज किया, सेकुलर फंडामेंटलिज्म, ये क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर इसको। देखिए, सेकुलर फंडामेंटलिज्म है कि वो एक प्रकार से ऐसा मतलब कट्टरवाद था सेकुलर के नाम पर कि आप हिंदू होने का नाम लेंगे तो आप एंटी सेकुलर हो जाते हैं। जो स्थिति उस समय बना दिया गया था भारत में कि अगर नेता जा रहे हैं किसी मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, कहीं जाएंगे, तो उसी के विरुद्ध आडवाणी ने स्यूडो सेकुलरिज्म शब्द दिया। और आज भी आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी विरोधी जो एक फंडामेंटलिज्म देश में खड़ा हुआ है, आरएसएस, बीजेपी को लेकर के, ये सबसे खतरनाक फंडामेंटलिज्म है, ये सबसे खतरनाक अंध कट्टरवाद है कि ये सब कुछ बुरा है, इसको नष्ट करो। उसके रिएक्शन में जनता खड़ी होती है और बीजेपी जो गलतियां भी करती है सरकार, उसी के रिएक्शन में खड़े होकर लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये फंडामेंटलिज्म आजादी के समय से चला है। तभी तो आप देखिए ना क्या है फंडामेंटलिज्म। मैं राष्ट्रपति भवन का मुगलों से क्या लेना देना है कि वहां आपने मुगल गार्डन नाम रख दिया? देश में इतने नेता हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने शासन किया है, विक्रमादित्य के नाम पर, किसी के नाम पर रख सकते थे। आप जब जाते हैं तो इस देश में आप सोचिए ना कैसा फंडामेंटलिज्म में हिस्ट्री लिखी गई है। शेरशाह